स्लम डॉग मिलियनेयर में एक सीन किया। मेरा ऑडिशन डैनी बॉयल साहब ने खुद लिया था। जो बड़े बड़े स्टार्स थे वो बहुत ही हम्बल हुआ करते थे। शाहरुख खान साहब, आमिर खान साहब, वो बहुत ही प्यार से बात करते थे। अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम। लेकिन वो जो बीच के कुछ एक्टर्स आते थे वो इतने मतलब उनके अरे ये चेंज करो, ये नहीं करूंगा मैं, वो नहीं करूंगा, ये नहीं। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है, उसके बाद जो मैंने पहला काम किया वो जब तक है जान है। मैं उसको अपना डेब्यू मानता हूँ और मैं सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट हुआ था फिल्मिस्तान के लिए, फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, स्क्रीन। फैमिली मैन में जब पता चला कि मनोज सर हैं तो मतलब खुशी जो है वो दुगनी चौगुनी हो गई थी। मुझे तो एक नया जीवन दान मिला है फैमिली मैन की बदौलत। और उसके बाद फिर असुर आया, जो आल्सो डिड वेल, अमेजिंग। फिर स्कैम आया। अगर ओटीटी नहीं होता तो पता नहीं फिर क्या होता। असुर तो मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। आपको एक एक्टर को एक अच्छी कहानी और अच्छी स्क्रिप्ट का हिस्सा होना ना मतलब बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। हंसल सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, ये मतलब बहुत बड़ी बात है। मेरा एक ही बड़ा अफसोस है फाइटर के साथ कि मेरा एक भी सीन मतलब मेरा एक ही सीन था ऋतिक का, तो उसमें ऋतिक के साथ काम नहीं कर पाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूत्रधार विद विनीत राय में। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे अभिनेता जिनकी सादगी और एक्टिंग स्किल ने उन्हें ओटीटी और सिनेमा वर्ल्ड में एक नई पहचान दी है। जब तक है जान, फिल्मिस्तान, द फैमिली मैन और असुर जैसे प्रोजेक्ट में अपने दमदार परफॉर्मेंस से इन्होंने ना सिर्फ दर्शकों बल्कि क्रिटिक्स का भी दिल जीत लिया है। वे एक ऐसे कलाकार हैं जो हर रोल में जान फूंक देते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं शारिब हाशमी जी का। शारिब भाई, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू भाई, धन्यवाद, आप आए यहाँ पे और बहुत मज़ा आया। इतनी ऑफ द कैमरा भी इतनी प्यारी प्यारी बातें हुई हैं। एंड ये सूत्रधार इज़ ऑल अबाउट योर जर्नी, किस तरीके से आपका करियर रहा और किस तरीके से वो क्राफ्ट किस तरीके से आगे बढ़ा, उसी के बारे में बातचीत है। सो सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके बचपन से शुरू करते हैं कि बचपन ऑब्वियसली बॉम्बे में ही रहे और पिताजी के बारे में तो आएंगे, लेकिन किस तरीके का बचपन रहा एज एन आर्टिस्ट और शुरुआत कहाँ से हुई वो ज़रा बताएं। बचपन में तो आर्टिस्ट कहीं था ही नहीं दूर दूर तक। बचपन में तो खाली मतलब खेल कूद थी और कुछ नहीं था। मैं बहुत रिजर्व था एज अ चाइल्ड। जो मेरे स्कूल में मतलब जो क्लास में अगल बगल में जो बैठते थे बस वही मेरे दोस्त थे जी, और किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत ही रिजर्व्ड टाइप का नेचर था जी। लेकिन अपने आप को मैं समझता था कि मतलब एकदम हीरो टाइप हूँ। स्टड। हाँ, स्टड समझता था बहुत। लेकिन तो बचपन में चाहता था कि मैं बड़ा होकर हीरो बनूंगा, क्योंकि वही डैड की वजह से थोड़ा एक एक्सपोजर था जी। थोड़ा मतलब मैं एक ऐसा आउटसाइडर हूँ जिसको इनसाइड एक्सेस था क्योंकि डैड फिल्म जर्नलिस्ट थे। जेड जौहर मायापुरी के लिए वो लिखा करते थे, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। जी हाँ, अपने ज़माने के काफ़ी जाने माने पत्रकार थे वो जी। हमारे घर पर भी, हम चौल में जहाँ रहते थे वहाँ लोग आया करते थे, फिल्म स्टार्स, राज बब्बर जी, गोविंदा सर और काफ़ी लोग आते थे जी। पूरी भीड़ जमा हो जाती थी वहाँ पर एकदम। और मतलब तो वो सब देख के मतलब मैं काफ़ी, जब फिल्म पार्टीज़ में जाता था उनके साथ, उस वक्त मुहूर्त हुआ करते थे जो आजकल नहीं होते हैं, तो बड़े लैविश तरीके से मतलब कोई 5 स्टार होटल में एक फिल्म का सीन इनैक्ट किया जाता था। कोई बड़ा फिल्म मेकर आता था सिर्फ क्लैप देने के लिए जी। और काफ़ी सारे पूरे गेस्ट्स हुआ करते थे, तो बहुत कमाल का वो मतलब एटमॉस्फेयर होता था। तो एक्चुअली शोबिज तो उस जमाने में हुआ करता था, अभी शोबिज में से शो चला गया है, सिर्फ बिज रह गया है। राइट। तो शोशा जो था वो तब हुआ करता था, अब तो कोई शोशा नहीं है। प्रीमियर्स भी जब हुआ करते थे तो वो बड़े सिंगल स्क्रीन ऑडिटोरियम्स में जब प्रीमियर होता था 1000-1500 की कैपेसिटी में जी, तो वो एक अलग माहौल होता था प्रीमियर पे जी, आलिशान और सब
तो वो लैविशनेस जो थी वो सब मैंने देखी थी उस वक्त बचपन में। जी 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 जी। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत मुतासिर किया था और मैंने तब सोचता था कि मैं बड़ा होकर मैं भी हीरो बनूंगा लेकिन जब बड़ा हुआ तो मतलब मुझे लगा कि वो पर्सनालिटी है नहीं मेरी, उतना बड़ा मैं हुआ ही नहीं तो उस वजह से सोचा कि यार ये तो एक्टिंग में कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं पूरा बचपन जो है वो हीरो बनूंगा सोच के मैंने बड़ा हुआ और जब बड़ा हो के पूरा टाइम फिस हो गया जी। तो और उस वजह से मुझे कुछ और नहीं करना था एक्टिंग में, या तो बनना था तो हीरो बनना था या कुछ नहीं जी। तो फिर मैंने जो भी करना था लेकिन इसी इंडस्ट्री में करना था तो आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा अच्छा। तो ऐसे फिर मतलब करियर की शुरुआत हुई एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। और बहुत मेलो तरीके से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है और वो तो खैर आगे आने वाले टाइम में पता चला ही सबको कि वो जो मैं बड़ा हुआ तो टाटा फेस और ये सब जो है ये मतलब अंडरस्टेटमेंट है सारी, बट लेकिन हाँ ऑब्वियसली कि जिस तरीके से आपका बचपन रहा तो वो लैविशनेस आपने इंडस्ट्री की देखी है। जी जी। एंड यू नो एज ए यंग किड, बिकॉज हाँ आप और मैं हम उम्र ही हैं, सो हम लोग तो देखा करते थे दिल्ली में कि यू नो प्रीमियर और हम वगैरह के प्रीमियर जब लहरें वगैरह में आता था तो ऐसा लगता था कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है so, उस तरीके का माहौल आपने देखा। सो जैसे जैसे आई मीन जब बड़े हुए और आपकी एजुकेशन वगैरह जब हो रही थी तो उसी दौरान यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट फिल्म मेकिंग और असिस्टेंट डायरेक्टर और राइटर कैसा रहा, किस तरीके से शुरुआत हुई? नहीं ये तो मतलब वो ये मैंने कुछ प्लान कुछ भी नहीं किया था। अच्छा। जो भी करना था इस इंडस्ट्री में करना था, लेकिन ऐसा वो भी मैंने सोचा नहीं था कि क्या करूँगा जी। तो मेरे एक दोस्त हैं राजुल मिश्रा, अभी भी मतलब बहुत बहुत मेरे क्लोज फ्रेंड हैं, तो वो उस वक्त सूरज बड़जात्या जी को असिस्ट कर रहे थे जी। और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया और एक्चुअली पहले कुछ एक राइटिंग का काम उनको मिला था जी। राजुल को, तो ही टोल्ड मी कि अरे यार तू हेल्प करेगा क्या इसमें साथ में जी। तो वो MTV के लिए कुछ वो वीजे लिंक्स लिखने थे, रागेश्वरी लुम्बा उस ज़माने की काफ़ी पॉपुलर वीजे रही हैं वो जी, तो उनके लिए उनके शो के लिए कुछ वीजे लिंक्स लिखने थे। तो उसके भी पहले एक डिस्कवरी चैनल का कोई एक शो था जिसका हिंदी ट्रांसक्रिप्ट करना था। अच्छा। तो सबसे पहले तो मैंने वो किया, ऐसे ही मतलब उनके ऑफिस में बैठे बैठे हम लोग लिख रहे थे, तो मैंने कभी उसके पहले कुछ लिखा नहीं था और ये तो खाली मतलब समझ लीजिए ट्रांसलेशन की। और तो उसने बोला कि यार तेरा तो लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छा वो है, पकड़ है, तो यू शुड कंसिडर राइटिंग एज अ करियर जी। तब भी मुझे मतलब ऐसा लगा नहीं था कि अरे नहीं राइटिंग वाइटिंग का। फिर वो रागेश्वरी का शो आया तो वो भी मैंने साथ में राजुल के लिखा, तब एक शो से दूसरा शो मिलता गया और राजुल और मैं फिर हम लिखते गए। हमारा एक और दोस्त था कॉलेज का, रेंजी वर्गीस, हम तीनों ने मिलके बहुत सारा साथ में लिखना शुरू किया। हम कॉलेज में काफ़ी, रेंजी और मैं एकदम एक साथ ही कॉलेज में रहा करते थे बहुत। अच्छा। तो वो बहुत इस तरीके से धीरे धीरे राइटिंग जो है वो कब मेरा प्रोफेशन बन गया मुझे पता ही नहीं चला जी। और मैंने सोचा था कि तब भी मैं सोच रहा था कि यार मैं एक्टिंग करूँगा, बट आसपास में सब लोगों ने डिस्करेज किया कि यार एक्टिंग में बहुत ज़्यादा मगजमारी है यहाँ पैसे कमा रहा है, यहाँ पैसे कमा रहे हैं, हाँ, और इधर पे जी। तो उस तरीके से फिर एक के बाद एक काम मिलता गया, राइटर बन गया। फिर मैं बकरा और ये सब भी नहीं, फिर मैंने MTV ज्वाइन किया एज इन हाउस राइटर। ऐसा कुछ राइटर भी नहीं, वही जो वीजे जो बोलते थे और वो क्रिएटिव तो था ही नहीं उसमें कुछ लेकिन जो वीजेस बोलते थे वो खाली मैं लिखता था और उसके अलावा जो है बॉलीवुड बेस्ड जो शोज़ हुआ करते थे उसके रिसर्च और उसके क्वेश्चंस और वो सब कर रहा था। धीरे धीरे फिर थोड़े फ़नी स्पूफी शोज़ भी लिखना शुरू किया मैंने वहाँ पर जी। और साई वर्सेस साई एक शो था जिसमें दोनों साइरसेस थे, साइरस ब्रोचा और साइरस साहूकार, तो वो मैं करता था। सिमी ग्रेवाल का हमने स्पूफ किया था तो वो भी मैंने लिखा था जी। और उसमें मैंने एक्ट भी किया था। तो वहाँ तो वैसे मतलब MTV में मैं जब मैं लिख रहा था तो लोगों ने मुझे एक्टिंग का काम भी देना शुरू कर दिया, क्योंकि जब मैं वो फनी चीज़ें सुनाता था तो अरे यार ये तो अच्छा कर रहा है, तू ही कर ले ये रोल। तो ऐसे रोल मिलते गए, सडनली लाइफ में एक्टिंग ने एक बैकडोर एंट्री मारी फिर से जी। तो वो मैं एकदम से ये हो गया और मैं इतना खुश होता था जिस दिन कोई मुझे एक्टिंग के लिए बुलाता था कि मतलब आज एक दिन की और एक्स्ट्रा छुट्टी है मेरी तो मैं एकदम खुश हो जाता था कैमरे के सामने। तब भी ये रियलाइज़ नहीं किया था कि यार यही तो है जो मुझको, मतलब यही मेरी कॉलिंग है। ये मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ, तब भी नहीं रियलाइज़ हुआ था जी।
और बकरा किए मैंने, बहुत सारे बकरा किए, MTV बकरा। उस वक्त मुझे अंदर थोड़ा लगने लगा कि यार एक्टिंग कर सकता हूँ मैं थोड़ी, और एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हुआ जी। पर इतना भी नहीं था कि नौकरी छोड़ छाड़ के, क्योंकि तब तक शादी हो चुकी थी। अच्छा। फिर मैंने MTV से चैनल भी ज्वाइन किया, वहाँ पर भी उस जॉब पे रहते रहते मैंने 2 फिल्में भी की। स्लम डॉग मिलियनेयर में एक सीन किया जी। और एक और फिल्म थी हाले दिल जी। जिसमें नकुल मेहता, अध्ययन सुमन, इन सब का डेब्यू हुआ था, अमिता पाठक। जी। मेरा उसमें एक छोटा सा रोल था, लेकिन वो तब भी ऐसा नहीं था कि एक दोस्त ने बोला था ऑडिशन देने साथ में, मैंने ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गया, ऑफिस से छुट्टी ली, वापस अपने काम पे। वो कोई, क्योंकि मैं उल्टा लोगों को डिस्करेज करता था कि यार एक्टिंग में मत घुसना क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल वो है, बहुत अनस्टेबल है। और ये ऑडिशन के चक्कर, मतलब लाइन लगाओ 1-1 घंटा कुछ महीने बाद में मैंने खुद उस लाइन में लगा हुआ था हाँ, नहीं मतलब हमारे एक मास्टर क्लास के एक इंटरव्यू में प्रेम चोपड़ा जी ने बताया था कि ही वाज एक्टिंग फॉर 12 years एंड ही हैड द जॉब इन टाइम्स ऑफ इंडिया। उन्होंने उपकार के बाद अपनी जॉब छोड़ी। बाप रे। नहीं तो वो 1950s में जो सिकंदर आजम से उन्होंने अपना शुरू किया करियर, और 12 साल तक ही डिडंट लीव हिज जॉब। जब उपकार बहुत बड़ी हिट हो गई, फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी। तो मतलब एक्टर वो इस जमाने में, पहले जमाने में नहीं, मतलब पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इनसिक्योरिटी, जी। पहले ज़माने में तो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हुआ करती थी। जी। वही फिल्में बनती थी बस, और उसी के अंदर आपको अगर काम मिला तो मिला। जी। और बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था तब तो। जी। आज फिर भी आसान है क्योंकि टेलीविज़न है, इंटरनेट है, OTT चैनल्स हैं, और दुनिया जहान की चीज़ें हैं। हाँ, ओवर सप्लाई चल तो रहा है अभी मतलब बट लोग भी उतने ही आ गए हैं। हाँ, मतलब डिमांड एंड सप्लाई का तो गेम रहा ही है शुरू से हर जगह। जैसे आपने बताया कि जिस समय वो सिंगल स्क्रीन थिएटर थे आपके फादर के समय, सो उस जमाने में कम प्रोड्यूसर, कम डायरेक्टर, एक्टर्स भी कम थे, और वो फिल्में एक फेस्टिवल की तरीके से होती थी, 2-2 3-3 साल लग जाते थे। सही में, हाँ, बनते और फिर कोई हिट हो जाती थी तो वो काफ़ी टाइम तक लगती थी। वो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली का ज़माना था जी। जो अब तो मतलब अब तो 50 दिन में मतलब वो OTT पर आ जाती है। जी 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 जी। स्लम डॉग मिलियनेयर के ऑडिशन के प्रोसेस के थ्रू आप स्लम डॉग का वो हाँ, ऑडिशन दिया था मैंने। ओके। मेरा ऑडिशन डैनी बॉयल साहब ने खुद लिया था। अच्छा। तो मैं सन एंड सैंड गया था, और वहाँ पर एक पेज का सीन था, ऐसा कोई कैरेक्टर भी नहीं था वो। जी जी। ऐसी एक पासिंग टाइप का एक सीन था। जी। बट वो भी, उसमें भी वो मेरा ऑडिशन ले रहे थे, दूसरे कैरेक्टर के क्यूज डैनी सर मुझे दे रहे थे, और मैंने वहाँ पे कुछ लाइन इम्प्रोवाइज की तो वो उनको बहुत पसंद आई। अच्छा। और जब मैं शूट पर गया तो मैंने स्क्रिप्ट जब पढ़ी तो फिर जो मैंने लाइन बोली थी वो भी उन्होंने उसमें लिखी हुई थी, तो मैं एकदम खुश हो गया था, मतलब पढ़ के। क्योंकि वो भले ही वो 2 डायलॉग्स थे, लेकिन वो आप ही के थे उसमें। वो क्रेडिट मिलना चाहिए। नहीं, इसमें क्रेडिट, ये तो मतलब एक एक्टर का काम है, ऐसा कोई मैंने आउट ऑफ द वे जाके तो कुछ नहीं किया, हर कोई इम्प्रोवाइज करता है। बट वो उन्होंने जिस तरीके से मुझे रखा और मुझे बोला भी कि हमने आपकी लाइन स्क्रिप्ट में रखी है, आप अभी स्क्रिप्ट का भी हिस्सा है, मतलब यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ, ऐसे करके उन्होंने कहा, तो मैं बहुत मतलब इतने, मतलब ही वाज सो डाउन टू अर्थ एंड सो एनकरेजिंग। जब भी मैं उनसे मिला तो वो सिर्फ मेरी तारीफ ही कर रहे थे। तो वो मेरे लिए बहुत ही सररियल मोमेंट था वो। शायद होता क्या है कि जितना बड़ा आदमी है ना, उतना सहज होता है, उतना जमीन से जुड़ा होता है वो उनसे मैंने मतलब पहली जो गांठ बांधी थी ना, कि कभी अगर कहीं पर भी पहुंचा या जहां पर भी पहुंचा, या अगर नहीं भी पहुंचा, कभी उड़ना नहीं है। सही बात है, जबरदस्ती का। क्योंकि वो, और हम MTV में भी देखते थे जब जब वो बॉलीवुड बेस्ड शोज हुआ करते थे तो स्टार्स आते थे इंटरव्यूज देने के लिए, तो उसमें जो बड़े बड़े स्टार्स थे वो बहुत ही हम्बल हुआ करते थे। शाहरुख खान साहब, आमिर खान साहब, वो बहुत ही प्यार से बात करते थे। अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम, गरम मसाला के लिए जब उन्होंने प्रमोशन किया था, मुझे अभी भी याद है सब कुछ। लेकिन वो जो बीच के कुछ एक्टर्स आते थे वो इतने मतलब उनके, अरे ये चेंज करो, ये नहीं करूँगा मैं, वो नहीं करूँगा, ये नहीं। और 4 बजे का मतलब सुबह को 9 बजे से हम बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, वो शाम को 4 बजे पहुँच रहे हैं। तो वही नहीं, मेरे यहाँ पे भी होता है, क्योंकि मेरा तो भी सिलसिला कुछ पिछले साल भर से एक्टर्स के साथ है इंटरव्यू करने का। तो कभी कभी एक्टर्स नाराज़ हो जाते हैं कि बचपन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। मैंने कहा सर, शुरुआत बेस तो वहीं से है। तो कभी कभी ऐसा होता है, मतलब मेरे फादर तो बोला करते थे, थोता चना बाजे घना, तो वही वाली कहानी चलती थी। फिर
जब आप सहज लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो शाहरुख खान से बड़ा सहज एक्टर नहीं है, और आपका जो मेजर आपकी पहली फिल्म भी रही वो उनके साथ रही। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है, उसके बाद जो मैंने पहला काम किया वो जब तक है जान है, तो मैं उसको अपना डेब्यू मानता हूँ। जी, तब तक तो भाई जो मिल रहा था वो ऐसे ही कर रहा था। हाँ, वो भी मतलब शौकिया चीज़ें हो रही थी। जब तक है जान के टाइम पे जॉब छोड़ चुके थे आप? हाँ, 3 साल हो चुके थे जॉब छोड़ के, और इनफैक्ट एक फिर से मैंने नौकरी कर ली थी क्योंकि कर्ज़ों में डूब चुका था मैं। सेविंग्स तो ख़त्म हो गई थी 3 साल में, लेकिन बहुत ज़्यादा कर्जे सर पे चढ़ गए थे अब, और अगला उधार किससे मांगू वो कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था, और जिन दोस्तों से जितना उधार मैक्सिमम मांग सकता था वो मांग लिया था जी। तो अब कोई चारा नहीं था मेरे पास फिर से दोबारा नौकरी करने का। तो फिर मैंने UTV बिंदास उस वक्त ज्वाइन किया था, वहाँ पर मैं AVP प्रोग्रामिंग के तौर पे काम कर रहा था। 3 महीने ही वहाँ हुए थे कि मुझे जब तक है जान के लिए कॉल आया ऑडिशन का। अरे वाह। शानू शर्मा ने एक दिन फ़ोन आया, जब फ़ोन पे घंटी बजी और नाम आया, फ्लैश हुआ शानू शर्मा, तो मैं एकदम पागल हो गया। जी। और उन्होंने मुझे इसके ऑडिशन के लिए बुलाया। फिर वो लंबा प्रोसेस चला जी, 5-6 राउंड्स ऑफ ऑडिशंस हुए जी। फिर बाद में सिलेक्शन हुआ। तो और उसी दौरान फिल्मिस्तान पे भी मैं और नितिन मिलके लिख रहे थे फिल्मिस्तान जी। उससे भी एक प्रोड्यूसर मिल गया, और नितिन ने मुझे मेन लीड के लिए ऑडिशन करने को कहा। वो ऑडिशन दिया, मैं वो भी सिलेक्ट हो गया। तो सडनली जब मैं थक हार के मैं बैठ चुका था, अचानक से मुझे मेरी जिंदगी की 2 सबसे बड़ी फिल्म उधार देने वाले बंद हो गए, आसपास दिखने बंद हो गए। तो फिर ये हुआ कि भाई अब तो कहते हैं ना कि किस्मत खुलने से पहले सबसे पहले वो बहुत डार्क अंधेरा होता है, मे बी दैट इज द ओनली थिंग। बट शाहरुख सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, और कोई यादगार कोई उस बहुत बढ़िया है। मतलब मैं तो तड़प रहा हूँ कि कब वापस दोबारा उनके साथ काम करने का मौका मिले। जवान में मेरे साथ में कुछ डिस्कशन हुआ था, लेकिन तब डेट्स का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, और मैं विक्रम वेदा उसी दौरान वो हो रही थी, और मैं उनको ऑलरेडी कमिट कर चुका था। अच्छा। तो वो डेट्स के चक्कर में मैं वो बात आगे बढ़ा नहीं पाया, बट आई होप काश मैं वो भी कर पाता। बट इट्स माई लॉस। जी। सबसे पहली जो डेब्यू आपकी कहने के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री की रही हो, जब तक है जान? बिल्कुल। कहने के लिए नहीं, मानने के लिए जब तक है जान है। कहने के लिए तो शायद स्लमडॉग या हाले दिल होगी जी। लेकिन मैं अपनी पहली फिल्म जब तक है जान को मानता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ जब मैंने वो फिल्म की जी। लेकिन जब मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग से घर पर रोजी रोटी चाहिए जी, तब जो सबसे पहली फिल्म मैंने की वो थी जब तक है जान जी। तो How was the family support? वाइफ का सपोर्ट कैसा था? उनके सपोर्ट की बदौलत ही सब कुछ हुआ है, वरना तो मैं अभी भी नौकरी कर रहा होता। अच्छा। नहीं ये तो अगर वो पहले ही मना कर देती तो मैं फिर अटेम्प्ट ही नहीं करता, और उन्होंने तो हर कदम पे साथ दिया मेरा जी। और उसी की बदौलत उनके ही फेवरेट एक्टर के साथ बोनी हुई। बोनी शाहरुख खान साहब के साथ में बोनी हुई। ये वर्ड बॉम्बे में मैंने बहुत दिनों बाद सुना है कि बोनी हुई। बॉम्बे में ही सुनेंगे ये सर। हमारे कम फ्रॉम दिल्ली, तो बोनी हुई और दुकान बढ़ गई, ये 2 वर्ड होते हैं कि भाई दुकान बढ़ाओ। सो वो जो बोनी हुई उसमें शाहरुख जी के साथ हाउ वाज द एक्सपीरियंस, एंड क्या सीखने को मिला इतने बड़े एक्टर से उस दौरान? बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मैं तो चाहता हूँ कि काश मैं उनके साथ बार बार काम करूँ, और मैंने जितने भी दिन जब तक है जान के सेट पर बिताए थे वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रहे। नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान। नहीं, सही बात। और उन्होंने बहुत कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं शाहरुख खान साहब के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत एज अ को एक्टर वो बहुत ही प्यारे और बहुत सपोर्टिव रहे जी। और इनफैक्ट मेरे एक सीन में तो उन्होंने काफ़ी लाइंस उन्होंने खुद ऐड करवाई कि यार ये बोल, और वो ज़्यादा उसको बेटर किया जी। तो मैं तो बहुत इट वाज एन ऑनर, बिग ऑनर फॉर मी टू वर्क विद द किंग खान। और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था, और मेनली यश जी के साथ काम करने का मौका मिला था, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी पूरा होगा। अरे बाप और रे। वो जब तक है जान के साथ वो सपना भी पूरा हुआ। बहुत ही प्यारे इंसान थे वो, बहुत ही स्वीट। इतना मज़ा आया था जब तक है जान का। तो मेरे लिए डे 1 से लेके लास्ट डे तक मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने जी। बस थोड़ा वो क्योंकि पहली फिल्म थी और इतना बड़ा सेटअप था, चारों तरफ बड़े सारे दिग्गज लोग थे, एक्टर से लेके टेक्नीशियंस सारे जी। तो मैं थोड़ा सा इतना खुला नहीं था
जी। जितना आजकल सेट पे रहता हूँ पहला हुआ तो उस वक्त थोड़ा बंद था, तो कभी मतलब ऐसे जाके खुद कभी किसी से बात नहीं कर पाया और जी कभी, जी जी जी। लेकिन कितने तो लोगों को रेग्रेट है कि वो यश चोपड़ा जी के साथ काम नहीं कर पाए। पाया। हाँ, एंड मैं यू नो यू वर द वन। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जी उस मामले में। जी। वो लक तो खैर यश चोपड़ा लाते ही हैं और वो लक के बाद जो आप लिख रहे थे फिल्मिस्तान, उसके मेन लीड के लिए आपने जैसे बताया कि जी मुझे ऑडिशन के लिए बोला गया, तो वो पूरा प्रोसेस एंड इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म। मतलब Thank you. मेरे हिसाब से आज जिस तरीके की जनता जो चाहती है वो आज फिल्म मे बी इट वाज वेरी फ्यूचरिस्टिक इवन दैट पर्टिकुलर टाइम। सो वो किस तरीके से वो पूरा प्रोसेस रहा और वो शूटिंग वगैरह किस तरीके से वो हुई, प्रोग्राम कैसे किया गया, उसके बारे में ज़रा बताएं। वो उस वक्त वही मेरी नौकरी चल रही थी बिंदास में, और तो मैं ऑफिस से नितिन के घर जाया करता था और वो लिख रहे थे फिल्मिस्तान की मतलब स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, और जो पूरा दिन में वो लिखते थे हम वो मतलब ही वुड शेयर इट विद मी, और फिर मैं एज बाउंस बोर्ड मतलब काम करता था उस पर और जो भी डिस्कशन हुआ फिर वो उसको इनकॉर्पोरेट करते थे, फिर नेक्स्ट डे वही चीज़ चल रही थी, सेम प्रक्रिया। तो बट पूरा वो नितिन ने बहुत ही खूबसूरत स्टोरी, बहुत ही खूबसूरत स्क्रीन पे, बहुत ही खूबसूरत डायलॉग, मतलब हर चीज़ में नितिन मतलब पूरा छाया हुआ था उसमें जी। और बहुत ही प्यारी कहानी लिखी थी। और मैं मतलब दिल से मतलब मैं भी वो करता था कि यार ये जो बन रहा है इसमें कहीं मेरा अगर कुछ हो जाए तो, लेकिन मैं ये बोल नहीं पाया था क्योंकि पहली फिल्म थी नितिन की भी, एज अ डायरेक्टोरियल डेब्यू वो कर रहे थे इस फिल्म के साथ में। लेकिन एक दिन नितिन ने खुद मुझे कहा लिखते वक्त कि ये रोल के लिए मतलब शारिब तू बहुत फिट है, मतलब एकदम सूट करेगा उसमें। तब मैंने फिर भी उस वक्त थोड़ा वो लिया था मजाक में, कह रहे यार कहाँ ये मुझे कास्ट करेगा, बट जब उन्हें प्रोड्यूसर मिला तो उन्होंने मुझे ऑडिशन मुझसे करवाया बाकायदा, और मतलब वो और काफ़ी लोग मतलब उसके अगेंस्ट थे इस डिसीजन के, बट वो पूरी तरह से कन्विंस्ड था कि सनी अरोरा के लिए मैं एकदम परफेक्ट हूँ। तो मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो अगेंस्ट थे। नहीं, और लीड एक्टर के रूप में, बट वो भी मेरे ख्याल से जो अगेंस्ट थे वो भी मतलब वो नितिन की भलाई चाह रहे होंगे ना, क्योंकि वो ना वो फिल्म की भलाई वो सोच रहे होंगे कि किसी की पहली फिल्म है तो उसमें कोई ऐसा बंदा हो जो हीरो लगे। बट नितिन वाज कन्विंस्ड ना, मतलब ही वाज कन्विंस्ड कि कि कहानी के हिसाब से करेक्ट यू वर द वन एंड यू शोड एवरीबॉडी दैट द बेस्ट पार्ट ऑफ फिल्मिस्तान वाज ओनली। अरे थैंक यू दैट इज सच अ ब्यूटीफुल फिल्म, और आपके करियर का मेरे हिसाब से वो टर्निंग पॉइंट। हाँ बिल्कुल, मेजरली 100%। वहाँ से लाइफ में एक ट्विस्ट आया। इंडस्ट्री में एक रिकग्निशन मिला और बहुत प्यार मिला, बहुत इज्जत मिली, क्रिटिक्स ने बहुत सराहा। हाँ, और मैं सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट हुआ था फिल्मिस्तान के लिए, फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, स्क्रीन, जितने भी मतलब अवार्ड्स होते हैं, स्क्रीन मिला था मुझे बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल के लिए। हाँ, तो बहुत मतलब फिल्मिस्तान से तो जो भी, इनफैक्ट फैमिली मैन में भी जब मुझे पिच किया गया था तो यही बोला था कि ये वो फिल्मिस्तान वाला एक्टर है, और तो फिर उन्होंने बात आगे बढ़ाई थी। हाँ, बिकॉज अब तो कॉर्पोरेट का जमाना आ ही गया ना बाद में, तो फिर ये हो गया कि यस, और राज एंडी के चाहते थे कि कोई भी मतलब ऐसा जो ऑलरेडी टीवी कर रहा है या जो ऑलरेडी ओटीटी कर रहा था वैसे फेसेस उन्हें नहीं चाहिए थे। जी। तो कई बार क्या होता है, ये सुतार चढ़ाव के जंगल में जब आपको इस तरीके की फिल्में मिलती है जहाँ पे बहुत रिकग्निशन मिलती है, क्रिटिक मिलते हैं, सो वो जो स्ट्रगल का फेस और ये फिल्म आने के बाद वो जो अगला जो मूव था वो किस तरीके से, बिकॉज यू मस्ट बी इन द कंफ्यूजिंग स्टेट इवन दैट टाइम ऑल्सो कि भाई हिट तो हो गया है, हाँ, लेकिन अब कैसे आगे बढ़ा जाए। नहीं, मैं एक्चुअली कंफ्यूज्ड अलग तरीके से हुआ था, क्योंकि और मैं थोड़ा ऊपर वाले से थोड़ा वो था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ जी, क्योंकि फिल्मिस्तान को लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया था, लोगों ने पूरी इंडस्ट्री ने देखी थी फिल्म, ऑडियंस ने उसको पसंद किया था जी, लेकिन जिस तरीके से वो काम मुझको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। मैं कर रहा था कुछ फिल्में के बाद, हाँ मैं कर भी रहा था कुछ फिल्में, कुछ इंडिपेंडेंट फिल्में थी जिसमें मैं मेन लीड कर रहा था, और कुछ बड़ी फिल्में जो मैंने साइन की थी वो शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। जो इंडिपेंडेंट फिल्में थी
वो बन के रेडी हो गई लेकिन रिलीज नहीं हो पा रही ये थी। एक अलग स्ट्रगल है। तो वो इस दौर में मतलब ये चलते 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 3 साल फिर और गुजर गए और फिर मैं वापस से बैक टू स्क्वायर वन हो गया। मुझे लगा नहीं था कि फिल्मिस्तान के बाद भी मुझे ऐसा फिर से दोबारा दौर देखना पड़ेगा, फिर से ऑडिशन के चक्कर, फिर रिजेक्शन, फिर पैसे की तंगी, फिर से वो मतलब जी चक्रव्यूह में फंस गया था मैं बुरी बिल्कुल, एंड तरह दैट इज मोर डेंजरस। और इस बार ज़्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि इस बार थोड़ा सा मतलब मैंने मतलब थोड़ा कामयाबी को चखा था। जी जी उसके बाद जब ये सब हो रहा था तब एकदम से वो जब फिल्मिस्तान आई थी तब मैं फिर भी कोई इवेंट में जाता था तो फिर वो सारे जो पैप्स हैं वो फोटोज लेते थे। 2 साल के अंदर ही मतलब वो भूल गए। हाँ, यहाँ पे लोगों की मेमोरी बहुत 2 साल के साल भर में ही लोग खत्म कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं जब गुजरता था तो कोई जानता भी नहीं था ये कौन है यार, ये हटा इसको। और बीच में वो एक मैंने आपको बताया था, वो मेरे दोस्त की भी एक फिल्म थी जो बहुत अच्छी फिल्म थी, जो बन के जी वो भी उसी तरीके उसे से भी थोड़ा वक्त लगा रिलीज होने में। वही जी। सो वो फिर किस तरीके से वो फेज जो आपका था, देन उसके बाद जो बहुत बड़ा चंक आया वो फैमिली मैन। हाँ, फैमिली मैन से जिंदगी जी चेंज हुई। तो वो पूरा का पूरा जो दौर रहा, वो तो खैर स्ट्रगल तो रहा ही होगा, आई एम वेरी श्योर, बट फैमिली मैन का जिक्र अगर ना हो तो मतलब वन ऑफ माय, मुझे सच पूछूं तो मनोज भाई इज माय फेवरेट, बट मुझे आपका काम उसके अंदर अरे सबसे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मैं फिल्मिस्तान देख चुका हूँ और देख भी चुका था, और क्योंकि मैंने 1-2 ट्रायल भास्कर की फिल्म के भी देखे थे, तो मुझे ये पता था कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, बट वो कैसे वो पुल आउट होगा इस कमर्शियल सेटअप में, क्योंकि कॉर्पोरेट आ चुके हैं और वो सारा का सारा मामला, और OTT शायद आने के बाद वो किस तरीके से वो पूरा प्रोसेस रहा, एंड यू नो हाउ दैट कमराडरी के, बिकॉज मेरे 2-3 सवाल हैं इसके ऊपर, तो किस तरीके से शुरू हुआ, कैसे मिला, और मनोज भाई के साथ किस तरीके से वो जो कमराडरी है आपकी जो दिखती है स्क्रीन पे, वो किस तरीके से डेवलप किया आप लोगों ने? वो मतलब एक तो इसका ऑडिशन दिया था मैंने, मुझे कॉल आया था मुकेश छावरा भाई के यहाँ से और उनके ऑफिस से, और जब मैं ऑडिशन देने गया तो जब ऑडिशन हुआ तो मुझे लगा कि यार वैभव विशांत जो उनके उस वक्त एसोसिएट थे, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था और बहुत मज़ा आया था वो सीन करने में। जो बार में हम बैठे हैं और मैं बोल रहा हूँ कि अरे यार ये तो बार बार क्या है फ्लैट करते रहता है यहाँ पे, माचिस की डिब्बी जैसे तो घर होते हैं मुंबई में, तीली की तरह पड़े रहो उसके अंदर ऐसे। तो वो सीन किया था और बहुत मज़ा आया था। और एक अच्छा ऑडिशन अगर एक्टर करता है ना तो उस दिन वो थोड़ा चौड़ में रहता है और एक सेटिस्फैक्शन होता है कि यार आज कुछ अच्छा किया। भले उसका पैसा तभी नहीं मिला है, लेकिन उसका एक जो ग्रेटिफिकेशन है वो अलग होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर अगर आप अच्छा ऑडिशन देते हैं तो फिर आप फ़ोन का वेट करना शुरू कर देते हैं कि यार अब तो फ़ोन आ जाना चाहिए। हफ्ता 10 दिन निकल गया था और फिर एक दिन फ़ोन आया और मैं डीके से मिलने गया था। डीके से पहली बार मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि यार ऑडिशन तो आपका बहुत अच्छा था, लेकिन ये बंगाली, पहले वो बंगाली था कैरेक्टर, तो उन्होंने बोला यार तुम बंगाली तो लगते नहीं हो थोड़ा और वी डोंट वांट यू टू पुट ऑन अ फेक बंगाली एक्सेंट। किस रीजन में मतलब यू आर कंफर्टेबल, ये बताओ। तो मैंने बोला मैं मुंबई में ही पैदा पला बड़ा हूँ, तो उसको महाराष्ट्रन कर सकते हैं। तो वो आइडिया उनको अच्छा लगा और फिर वो जो घोष था, फिर वो घोष जो है वो तलपड़े हो गया जेके। हाँ, वो डीके ने जेके का नाम दिया। जेके का नाम कैसे पड़ा पहले? हाँ, वो डीके नहीं रखा, जेके का रखा जेके। काफी सारे नामों की भी बहुत सारी लंबी लिस्ट थी। अच्छा। फिर उसमें से ये नाम चुना गया। तो इसकी शुरुआत ऑडिशन में जब आप थ्रू हुए, फिर उसके बाद उसकी पूरी जो प्रोसेस रही। हाँ, फिर मनोज सर से एक मीटिंग हुई मेरी। उसके पहले हम एक फिल्म करने वाले थे साथ में, वो भी फिल्म शुरू होने से पहले अनफॉर्चुनेटली शेल्व हो गई। वही जब मेरा थोड़ा डाउन चल रहा था, लल पीरियड जब चल हाँ लल पीरियड था उस वक्त, तो वो मेरा एक सबसे बड़ा अफसोस ये था कि मनोज सर के साथ उस वक्त काम करने का मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन जब ये फैमिली मैन में जब पता चला कि मनोज सर हैं तो मतलब खुशी जो है वो दुगनी चौगुनी हो गई थी। तो प्री बॉन्डिंग स्टेज होती है भाई, आपको पता है। और उन्होंने भी फिल्मिस्तान देखी थी तो वो भी मतलब मेरा काम पसंद करते थे जी। और जब हमने साथ में काम शुरू किया तो इतना मज़ा आया। डे 1 से ही हमने मतलब एकदम कनेक्ट कर लिया था और इतना साथ में मैंने जितना ऑन स्क्रीन टाइम बिताया है उससे ज़्यादा शायद ऑफ स्क्रीन टाइम बिताया है और हमने बहुत मज़े किए। हाँ, वो और एक वो बॉन्डिंग दिखती है। हाँ, जो हाँ। पूरी की पूरी वो, क्योंकि आप देखें कि क्योंकि आई एम ऑल्सो फिल्म बफ, आप देखें कि जितने भी ये 2 लोगों की जो
जो जोड़ियाँ होती हैं ना, मतलब आप चाहे वो सर्किट ले लें, मुन्ना भाई ले लें, या फिर आप कोई भी आप आइकॉनिक कैरेक्टर्स देखें, उसके अंदर वो ईज दोनों के बीच में ना होना बड़ा जरूरी है, और वो दिखता है कि वो डेवलप आपके और मनोज भाई के बीच में रही होगी। तो वो, और उसमें मनोज सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो मेरे से बहुत बड़े स्टार हैं, और उनका मतलब अपनी तरफ से वो दरवाज़ा खोलना और पूरी तरह से मतलब मुझे कंफर्टेबल करना, और कभी भी मतलब वो उनके अंदर ज़ीरो इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो कभी उन्होंने यही नहीं कोशिश की करने की कि यार मेरा मेन पंच रहना चाहिए, हर मतलब जो डायलॉग जो है वो मेरे पे एंड होना चाहिए, हर सीन जो है वो मेरा होना चाहिए, कभी उन्होंने वैसा नहीं किया। मतलब वो हमेशा सीरीज़ के लिए और प्रोजेक्ट के हित के लिए काम करते हैं, सिर्फ अपना रोल नहीं देखते हैं। नहीं, और इसीलिए तो इतने बड़े कलाकार हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब आप उनकी अगर आप फिल्मोग्राफी देखिए तो कहाँ से सत्या से और अमित जी और न जाने क्या क्या है, अभी भी आप देखें उनको, कोई ऐसा इंसिडेंट शूटिंग के दौरान जिसने आपके मन में एक छाप छोड़ी कि भाई ये यादगार पल है मेरे फैमिली मैन के शूटिंग के दौरान? एक दिन मुझे अच्छे से याद है बहुत, कि पैकअप के बाद हम चेन्नई में शूट कर रहे थे जी, और जो लोकेशन था वो होटल से थोड़ा दूर था, मतलब डेढ़ घंटा टाइप, 1.5-2 घंटे का की दूरी पर था। तो हम साथ में ही वहाँ से निकले थे, मैं और मनोज सर जी। तो गाड़ी में हम बैठे तो मन की ऐसी कह चलो सत्या देखते हैं। तो पूरी जर्नी हमने जो है साथ में बैठ के सत्या देखी, और वो इतना कमाल एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि भीखू मात्रे मेरे साथ में बैठा है और हम सत्या देख रहे हैं। वाह। गाने भगाए हमने ताकि पूरी फिल्म हम पूरी देख सके, और इतना मजा आया। और ये भी रियलाइज हुआ कि यार आज भी वो फिल्म इतनी फ्रेश है जैसे मतलब कल बनी है वो फिल्म, इतनी मतलब उसकी शॉट टेकिंग है, जो उसका बैकग्राउंड स्कोर है, जो परफॉर्मेंसेज हैं, तो कास्टिंग, ऐसा लगता है कि यार ये वेरी फ्यूचरिस्टिक, बहुत ही जबरदस्त। किसी बड़े अच्छे आदमी ने बोला था कि फिल्में बन जाती हैं, मतलब फिल्मों को बनाया नहीं जाता है, कुछ फिल्में ना अपने आप बन जाती हैं। शोले अपने आप बनी, आज भी 50 साल बाद आप देखें वैसी शॉट टेकिंग आज भी दिखाई नहीं देती है। लगान आप देख लीजिए, उसमें से सत्या वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस, एंड आई एम द ग्रेटेस्ट फैन। सर आपको लगता है और सत्या मैंने मतलब कुछ 1 महीना पहले देखी थी रिलीज के, जब आई थी 98 में, तो मैं डैड के साथ एक प्रेस स्क्रीनिंग, उसके बहुत सारे प्रेस शोज हुआ करते थे सत्या के, क्योंकि रामू जी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे फिल्म को लेकर। तो फेमस स्टूडियो में उसका एक शो था, और जब मैं वो जिस प्रेस स्क्रीनिंग में मैं गया था, पूरी सीट्स फुल थी, वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं थी आइल्स में, लोग खचाखच पूरा मतलब भरा हुआ था। लोग मतलब इंडस्ट्री में उस वक्त इतनी चर्चा थी उस फिल्म की, और जब मैं देख के बाहर आया तो मैं पागल हो गया था कि यार अपने दोस्तों को फ़ोन कर रहा हूँ जिनको बता सकता हूँ कि एक फिल्म आने वाली है भाई लोग। खतरनाक फिल्म, मतलब हिला डालेगी, मतलब एंड आई वाज इन दिल्ली, मतलब उसी दौरान मतलब मेरा भी ये लगा कि यार ये क्या बनाया रामू ने यार, मतलब मनोज बाजपेयी, मतलब क्या उन्होंने किया है, बाप रे बाप, सच में। भीखू मात्रे अलग ही एक उसमें एक वो फ्लेवर वो लेकर आए थे, एक अलग परफॉर्मेंस, एक अलग टाइप का किरदार, बात करने का तरीका अलग, चलने का ढंग अलग। एक बिहारी आदमी के लिए एक महाराष्ट्रन कैरेक्टर, मुंबई का पूरा मुंबई या टपोरी, एकदम फुल टपोरी, बिल्कुल खतरनाक। और क्योंकि शायद यू आर द प्रोडक्ट ऑफ यू आर द रियल प्रोडक्ट ऑफ OTT एज एन एक्टर, बिकॉज अगर आप देखें OTT के अंदर, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी एक्टर्स जो शायद गैंग्स ऑफ वासेपुर के अंदर जितने भी कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे, वो सभी लोग मेजरली मेन लीड आज की डेट में अलग अलग प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं, चाहे वो जयदीप अलावत हों, चाहे राजकुमार हों, या और भी लोग हों। बट यू आर दी फ्रेश OTT फेस जिसने पुल आउट किया एज एन एक्टर। क्योंकि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज मैं आई हैव डन सम रिसर्च, तो मेरे को उसमें ये लगा कि आपको लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म्स ने एक्टर्स को नई पहचान दी है उस लेवल पे। OTT की बदौलत काफी एक्टर्स का भला हुआ है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। मेरा उसमें सबसे पहले मैं अपना नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था बिफोर फैमिली मैन, तो मुझे तो एक नया जीवन दान मिला है जी फैमिली मैन की बदौलत। और उसके बाद फिर असुर आया, जो अरशद वारसी आल्सो डिड वेल, अमेजिंग। फिर स्कैम आया, तो मेरे लिए तो मतलब OTT ने बहुत
अगर OTT नहीं होता तो पता नहीं फिर क्या होता। हाँ मतलब थोड़ा और वक्त लगता, मतलब लोगों तक चीज़ें पहुंचनी तो थी, मतलब मुझे अपने पे भरोसा तो पूरा था कि देर सवेर उन्हें तो वाला ही है अपना कुछ ना कुछ भला। बिल्कुल बिल्कुल नहीं 100%। वो OTT की बदौलत थोड़ा, और कहानियाँ भी उस तरीके से जो लोग शायद सिनेमा में, बिकॉज अब तो खैर सिनेमा आपने तो फादर की वजह से आपने ट्रेड और ये सब आपने देखे हैं पुराने, अब तो खैर एवरीथिंग इज़ अ कमर्शियल गेम, यू नो, एक कमर्शियल एंगल रह गया अभी कि 3 दिन फिल्म चलेगी या 4 दिन फिल्म चलेगी। OTT हैज़ गिवन दैट बैलेंस टू द ऑडियंस कि भाई अच्छा कंटेंट OTT पे। नहीं, OTT की ऑडियंस जो है वो बहुत ही ब्रूटल है एक्चुअली, बहुत क्या कहेंगे, जालिम है बहुत, जी 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 जी, क्योंकि वो 5 मिनट से ज़्यादा किसी भी सीरीज को या फिल्म को देते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर 5 मिनट में आपने उनको एंगेज कर लिया जी तो ठीक है, नहीं तो वो फिर मतलब कोई भी बड़े से बड़ा स्टार हो वो मूव ऑन करते हैं और दूसरा शो देखते हैं। क्या देखेंगे उसके लिए वो मतलब 1 घंटा निकाल देंगे वो डिसाइड करने में, लेकिन कुछ भी नहीं देखेंगे। मतलब कुछ भी बकवास चीज़ नहीं देखेंगे। तो वो नहीं, उनको ये भी पता भी है ना कि जैसे शायद मेरे जैसे आदमी को तो ये पता है कि अगर मनोज बाजपेयी कोई OTT कर रहे हैं तो वो बकवास तो नहीं होने वाला है। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ लोग जब सर्फिंग करने बैठते हैं OTT पर, अब देखिए KK मेनन, स्पेशल ऑप्स, जबरदस्त है, जबरदस्त 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 जबरदस्त। और बहुत इतनी, बम्बई मेरी जान में उनका क्या कमाल परफॉर्मेंस। तो मैं आसानी से तो आपको नहीं जाने दूंगा, मेरे को असुर का प्रोसेस भी जानना है कि किस तरीके से असुर का आपका कैरेक्टर, वो थ्रिलर आपका ना, समहाउ कॉमेडी एंड थ्रिलर आपके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं असल में असुर, इनफैक्ट मैं थोड़ा डबल माइंड में था, क्योंकि उस वक्त मैं फैमिली मैन का शूट चल रहा था मेरा जी और तकरीबन मतलब 80% फैमिली मैन का शूट कंप्लीट हो गया था जी। और जब मुझे ये तनवीर बुकवाला जो असुर के प्रोड्यूसर थे उस सीज़न 1 के, जी, तो वो मुझसे मिले थे और बहुत पुराने अच्छे दोस्त हैं मेरे वो, तो उन्होंने ये कैरेक्टर मुझे बताया और मुझे लगा कि यार ये कहीं मैं मतलब वो सेम टाइप का कैरेक्टर में तो नहीं घुस रहा हूँ, और वो उसमें भी कॉप, इसमें भी वैसा ही कुछ, ऐसा मुझे थोड़ा बाहर से ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और तो लगा कि दुनिया दोनों की पूरी तरह से अलग है और लोलार्क दुबे जो है वो JK से काफ़ी बिल्कुल अलग लगा मुझे। और मैंने और अगर जो सिमिलैरिटीज़ थी भी तो मुझे उस मतलब आई डिडंट माइंड देम, क्योंकि मतलब आपको एक एक्टर को एक अच्छी कहानी और अच्छी स्क्रिप्ट का हिस्सा होना ना मतलब बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। तो अगर वो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको तो तुरंत ग्रैब कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और मैं खुद को शाबाशी दूंगा कि मैंने सही में वो सीरीज़ की, और मतलब तनवीर भाई को शुक्रिया भी है बहुत बड़ा कि उनकी बदौलत असुर मिला और बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। अरशद सर के साथ काम करने का मौका मिला, मतलब इनका तो बहुत तगड़ा फ़ैन रहा हूँ। और ओनी सेन साहब जो डायरेक्टर हैं असुर के, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। गौरव शुक्ला जिन्होंने लिखी है जी, वो बहुत ब्रिलियंट माइंड है, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट। मैं मतलब असुर तो मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है मेरे करियर का। मैं मतलब आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन द सेट्स कि यार आज असुर का शूट है, आज मज़ा आएगा, है ना, बहुत। और अगर आप देखें मतलब ये सिमिलर कैरेक्टर्स में तो अब अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर कौन है, लेकिन 80s में जो ही वाज इन टॉप, आप देखिए वो नसीब और अमर अकबर एंथनी ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर दिखाई देते थे, लेकिन यू नो द बोथ ही हैज़ डन डिफरेंटली। नहीं, टाइप कास्ट होना तो मेरे ख्याल से बहुत सक्सेस की निशानी मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि टाइप कास्ट, और अगर आप चार्ली चैपलिन साहब की फिल्में देखें जी तो उसमें वो वही लिटिल ट्रैम्प प्ले करते हैं, बिल्कुल। लेकिन हर फिल्म आप मतलब एक से बढ़कर एक है, और किसी में आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैं ये नहीं देखूंगा, ये तो आपने हर फिल्म देखी हुई है जी। बच्चन जी ने मतलब एंग्री यंग मैन मतलब कुछ 16-17 फिल्में की होंगी जी, बैक टू बैक, सारी की सारी सुपर डुपर हिट्स। आई थिंक 78 में तो कुछ उनकी 8 फिल्में आई थी, और सारी की सारी 6 या 8 फिल्में थी, और सारी इमरजेंसी वो रुक गई थी 2 साल, सारी बैक टू बैक सुपर हिट फिल्में थी, और सब में एंग्री यंग मैन कुछ ज्यादा ही एंग्री। तो वो तो मतलब मेरे ख्याल से अगर ऑडियंस किसी एक किस्म के किरदार में देख के पसंद करती है, और उसमें अगर आप हमेशा कुछ नई चीज़ लेकर आते हैं, तो वो तो बहुत नहीं, बट एक्सपेरिमेंटल आप देखिए ना, एक्सपेरिमेंटल में आप ये इतिहास गवाह है कि आप एक्सपेरिमेंट कितना भी कर लीजिए। सनी देओल वापस आए गदर 2 के साथ ही, कितने भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने बीच में किए। आप देखिए शाहरुख खान
उनका वो इमेज, उनका वो लेके चलते हैं जो है उनका, बहुत ही तो टाइप कास्ट नहीं है, दैट इज यू नो ऑडियंस वांट टू सी देम इन दैट जब तक वो ये उन्होंने जब तक हाथ नहीं फैलाया तो नहीं फैलाए। अब देखिए जाट की बिगेस्ट ओपनिंग है, 70 साल के सनी पाजी, आई मीन वो सेम चीज कर रहे हैं जो उन्होंने शायद उससे बढ़कर कर रहे हैं, ऑडियंस इज लविंग इट। सो बाय द एंड ऑफ इट ऑडियंस जो देखना चाहती है दैट इज द, और मैं उस हिसाब से डबल मतलब भाग्यशाली हूँ कि मुझे अलग अलग किरदार भी बहुत सारे मिले। बिल्कुल, मतलब फैमिली मैन के बाद कई सारे कॉप के कैरेक्टर्स आए, फैमिली मैन और असुर, क्योंकि 2 चीज़ें आ गई थी जी, लेकिन उनमें से मैंने वो स्क्रिप्ट लेवल पे उतनी अच्छी नहीं थी, या तो वो उस लेवल की हो जी, तो मैं करूँ, मुझे करने में कोई एतराज़ नहीं है एक कॉप का कैरेक्टर करने में, क्योंकि मैं और 15 करने को तैयार हूँ। अरे बिल्कुल, लेकिन उसमें जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ या उनसे कम नहीं होने चाहिए वो, या तो एटलीस्ट उनके जितने बराबर के हों जी, या उनसे बढ़ के हों जी। तो और बट लेकिन मुझे खुशनसीबी से काफ़ी अलग किस्म के किरदारों में लोगों ने कास्ट किया, जो मैं उस वक्त काफ़ी वो था कि यार इसमें कैसे इन्होंने मुझे देख लिया, विक्रम वेदा में मुझे कैसे कास्ट कर लिया, अफवाह में सुधीर सर ने, मुकेश भाई ने कैसे मुझे वो चंदन के कैरेक्टर में देखा, जो मतलब मैं खुद मतलब वो मेरा सबसे चैलेंजिंग रोल रहा है। दरबान में मैंने एक बिल्कुल अलग किस्म का कैरेक्टर प्ले किया है। तरला मेरे लिए बहुत स्पेशल है और बहुत डिफरेंट है, वैसा मैंने कुछ तरला के पहले मैंने कुछ नहीं किया था। राइट। आपने जरा हटके जरा बच के मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है मेरी, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस। और वो तो खैर एक बात है ही कि मतलब ये सारी चीज़ें तो आपकी लाइफ में चलती हैं, बट मुझे वो भी मतलब मैं वो था फर्स्ट टाइम जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मुझे लगा कि यार इंटरवल के बाद में मेरी एंट्री है, मैं करूं कि नहीं करूं, मैं थोड़ा सा डबल माइंड में था। बट मुझे वैभव विशांत जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि यू मार्क माई वर्ड्स कि जब ये फिल्म कंप्लीट होगी तो आपका किरदार लोग ज़रूर याद रखेंगे। और आज भी मुझे मतलब लोग मैसेज करते हैं ज़रा हटके ज़रा बचके के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने मतलब उन्होंने जो मतलब अपना जिस तरीके से मुझे पुश किया वो किरदार करने के लिए, मैं उसके लिए मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ वैभव का। नहीं, इट वाज वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छे किरदार भी रहे। स्कैम इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट यू हैव डन ऑन OTT, सो वो बिकॉज दैट कैरेक्टर्स वाज ऑल्सो वेरी मेस्मराइजिंग, वो एक क्रिएट करता है वो एक ऑरा। तो स्कैम का पूरा प्रोसेस किस तरीके से था और आपने कैसे प्रिपरेशन की उसकी? स्कैम तो मतलब प्रिपरेशन तो पता नहीं, ये प्रिपरेशन वाला मतलब बड़ा वो है, क्योंकि मैं आई एम एन अनट्रेन्ड एक्टर, मुझे कैसे प्रिपेयर करते हैं मुझे वो भी नहीं आता मैं तो अपना डायरेक्टर को पूरी तरह से सरेंडर करता हूँ और उनके साथ में मिलके एक जो भी किरदार बनाना है, स्क्रिप्ट को अब बहुत बार पढ़ता हूँ जो मैंने मनोज सर से सीखा है जी, और जो किरदार के हिसाब से जो थोड़ी बहुत समझ है उसमें कुछ अगर चीज़ें डालनी है नहीं डालनी है, कपड़ा क्या होना चाहिए, लुक क्या होना चाहिए, और बेसिक छोटी मोटी चीज़ें उनको साथ में मिलके डायरेक्टर साहब के और पूरी टीम जो है वो मिलकर एक डिसाइड करती है। मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकता उसको, सब मिलके जब वो एक सेम पेज पर आते हैं तो एक अच्छा किरदार बनता है जी। और इनफैक्ट जय ने मुझे अप्रोच किया था पहले, जय मेहता जो हंसल सर के बेटे हैं, जो को डायरेक्टर थे स्कैम के, तो वो भी मुझे बोलते हुए झिझक रहे थे कि शारिब भाई ये छोटा सा वो है, 1-1.5 सीन है इसके, पता नहीं मतलब इफ़ यू मतलब वांट टू डू दिस। लेकिन जब उन्होंने बताया तो मैं तो मतलब एक तो हंसल सर हैं, उनके लिए अगर वो मुझे बुलाएंगे जी और अगर वो कहेंगे कि भाई ये अगर वो एक फ्रेम में मुझे सिर्फ क्रॉस करने को भी बोलेंगे तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि हंसल सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, ये मतलब बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और जब उन्होंने कैरेक्टर सुनाया और ये सीन है और ऐसा है सब कुछ कि सीरीज़ की शुरुआत उससे होगी, तो मैं तो मतलब बहुत खुश हो गया था। मैंने बोला यार ये तो मैं ज़रूर करूँगा। मेरे लिए मतलब कैरेक्टर का लेंथ बिल्कुल मायने नहीं रखता है, उसका इम्पैक्ट ज़रूरी है मेरे लिए कि वो क्या इम्पैक्ट छोड़ रहा है। और वो इतना बढ़िया उन्होंने मतलब वो एक सीन को भी हंसल सर ने इतना जमा टिका के किया था, 3-4 दिन लगाए थे, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे मैं एक जगह से निकल के कहीं जा रहा हूँ, फिर वहाँ से गाड़ी मेरे एक दिन पूरे ट्रैवलिंग शॉट्स लिए थे, फिर एक दिन पूरा जो कॉन्वर्सेशन है वो हुआ, फिर एक दिन कैब का मेरा पूरा जो मैं देख रहा हूँ वो शूट हुआ था। तो बहुत उस पर मेहनत की थी, उस भले वो एक सीन था लेकिन काफ़ी उस पर मेहनत की गई थी जी। और मैंने बहुत इन्जॉय किया था स्कैम में काम करना।
एक तो मेरा सीन था वो श्रेया के साथ था, वो मेरी एकदम जिगरी दोस्त है, हमने फैमिली मैन में साथ में काम किया था और अब भी काफ़ी क्लोज है वो मेरे। तो उसके साथ में हम साथ में जब काम किया तो और मज़ा आया श्रेया के साथ। और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई मेरे लिए कि भले मेरा एक सीन था फिल्म सीरीज़ में, बट जो पहला टीजर बना स्कैम का, हाँ, वो उस सीन के साथ बना। बिल्कुल तो पूरा सीन जो इन्होंने उसका टीजर बना दिया था जी, तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिट, मुझे बहुत फायदा हुआ था उससे। नहीं अदर वे राउंड है ना, वो उनको भी बेनिफिट मिला होगा बिकॉज आप फैमिली मैन और उससे नहीं मतलब तो खैर वैसा वर्सा है, लेकिन एक और मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे लिए डेफिनेटली बहुत बेनिफिट बहुत पॉजिटिव था। उनके लिए हुआ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उससे बहुत फायदा उठाया। आपने एक हॉरर की भी एक बीच में वो एक खोज करके एक हॉरर नहीं, वो भी थ्रिलर ही थी वो। हाँ, खोज परछाइयों के उस पार। राइट वो Z5 पर थी वो। उसमें मेरी पहली सीरीज इन द मेन लीड जी। वो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था वो भी, मतलब बहुत क्विक टाइप, इतना क्विक वाला काम तो मैंने कभी नहीं किया था। हमने 12 दिन में पूरी सीरीज़ का शूट कंप्लीट किया। और मैं मतलब मेरी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद में मैं मतलब उन्होंने डायरेक्टर साहब ने, प्रबल जी ने पूरा नरेशन दिया, मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी और उसके अगले दिन हमने रीडिंग करनी शुरू की। 4 दिन हमने उसकी रीडिंग की। उसके नेक्स्ट डे हम शूट पर थे। शूट ख़त्म हुआ, जैसे ही बॉम्बे पहुँचे, पुणे में शूट था मैक्सिमम, बॉम्बे पहुँचे, उसके नेक्स्ट डे पोस्टर शूट हुआ, उसके नेक्स्ट डे हम इंटरव्यूज़ दे रहे थे और 2 हफ्ते बाद में सीरीज़ बाहर आ गई। मतलब यार ये कैसे किया इन्होंने, मतलब सल्यूट है। मतलब पूरी टीम उसमें जो थी, जगरनॉट ने प्रोड्यूस किया था, समर खान साहब प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बहुत मतलब कैसे पुल ऑफ किया ये। और प्रबल बरुआ जी भी जो हमारे डायरेक्टर थे, वो बहुत कमाल, मतलब बहुत क्लैरिटी थी उनकी। अगर वो क्लियर नहीं होते तो वो इतनी जल्दी काम कंप्लीट नहीं होता था। और मेरी पूरी टीम जो और कास्ट में जो अनुप्रिया, आमिर, हम सब ने बहुत एंजॉय किया उसको, पूरे प्रोसेस को। शूट करते वक्त बिल्कुल नहीं लगा कि हम हड़बड़ी में काम कर रहे हैं। हमने पूरा जहाँ पे जितनी ज़रूरत है पूरा जमा टिका के इसे शूट किया। और इसमें जैसे आपने शुरुआत शाहरुख जी के साथ की और फिर धीरे धीरे अगर आप देखें तो 2-3 फिल्में जो हैं आपकी बहुत मेगा स्टार्स के साथ आई, जिसमें विक्रम वेदा एक थी जो ऋतिक, दैट वाज अ ऑलरेडी मेड फिल्म की रीमेक थी। सो वो एक्सपीरियंस, बिकॉज वो जो ऋतिक के साथ जो आपका वर्किंग रहा, वो किस तरीके का एक्सपीरियंस था और क्या उसमें वो फिल्म उतनी चली क्यों नहीं, इसका रीज़न आपको क्या लगता है? ये तो मतलब रीज़न तो मुझे पता नहीं, क्योंकि लोग जब वो रिलीज़ हुई थी और मैं भी एक बार थिएटर में गया था देखने के लिए, तो ऑडियंस तो बहुत इन्जॉय कर रही थी। उसके नहीं चलने का मतलब एक बहुत ही सवालिया चिन्ह जो है वो हम सबके जहन में कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जितना भी मैंने मतलब रिस्पांस देखा बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो नंबर्स में तब्दील नहीं हुआ जी। और ये भी शायद उतनी उसका एकदम प्रमोशन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे नहीं किया गया था शायद, या जी, मतलब एक वो अग्रेसिव प्रमोशन शायद नहीं था जी। तो वो अवेयरनेस शायद कम थी लोगों में। मतलब मुझे अब अगर आप सोचने पे अगर आप वो करें कि यार क्या रीज़न होगा, तो मुझे इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं लगता नहीं है। कभी कभार होता है कि कभी कभी रीमेक्स भी जो ऑडियंस है वो ऑडियंस नहीं होती है जो मेरे ख्याल से वो साउथ, आप बाहुबली अगर वहाँ बनी है तो शायद रीमेक यहाँ पे उतनी ना चले, या कुछ भी जो भी रीज़न हो सकते हैं। रिसेंटली मैंने डिप्लोमेट देखी और शिवम नायर इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर वी हैव, एंड जिस तरीके से उनका फिल्मोग्राफी भी रहा है। सो ये पूरा जो डिप्लोमेट का प्रोसेस, बिकॉज मुझे ना कुछ कहीं हद तक वो ना एक हॉलीवुड फिल्म थी अर्गो, वो मुझे ना, आपने देखी अर्गो? हाँ, अर्गो तो ऑफ कोर्स किसने नहीं देखी है। अर्गो की ना थोड़ी याद दिलाती है वो पिक्चर की, जिस तरीके का सेटअप, ट्रीटमेंट काफी ट्रीटमेंट सिमिलर है, या मतलब या तो वो जो टेंशन है कि उसको वहां पहुंचाना है वाली चीज से मतलब वो चीज हो सकती है। सो वरना तो दोनों कहानियां बिल्कुल नहीं, कहानी एकदम मतलब वो होता है ना कि कुछ कभी कभार सिमिलैरिटी आप चाह के नहीं होती है, वो जो एक मेरे ख्याल से वो जो टेंशन क्रिएट किया गया ना, वो है एक, वो उसके अंदर वो दिखाई देता है। तो किस तरीके हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब
आप आर्गो याद कर रहे हैं डिप्लोमेट देख के। नहीं आपको, मुझे तो शायद, मुझे नहीं, मेरे तो एक दो दोस्तों को भी लगा दिल्ली से, उनका भी फोन आया। मैं कह रहा हूँ जो भी जिनको भी लगता है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल बात है। और जिस तरीके से जॉन धीरे धीरे मतलब उनका भी जो एज एन एक्टर जो ग्राफ मतलब पिछले 5, 7, 8 सालों में जो चेंज हुआ है, एक तरफ वो बहुत ही जबरदस्त, एक तरफ वो डिप्लोमेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो पठान में एक खतरनाक जिम का कैरेक्टर कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से आपको मिली, इसका कुछ प्रोसेस रहा डिप्लोमेट का? ये मैं मतलब तभी जस्ट मैं यूएस से लौटा था फैमिली वेकेशन से, और मतलब बॉम्बे में लैंड ही हुआ था कि मुझे एक फ़ोन आया जो मेरा मेकअप करते हैं, रोहित महाडिक। तो वो पूरी फिल्म का भी वो इस डिप्लोमेट का जो है वो डिज़ाइन कर रहे थे, मेकअप और पूरा फिल्म सारे कैरेक्टर्स का। तो वो उन्होंने मुझे बोला कि एक फ़िल्म है और ऐसे ऐसे करके एक अच्छा कैरेक्टर है तिवारी नाम का। तो मैं फिर मिलने गया शिवम सर से, और शिवम सर ने सुनाया मुझे कि ये है, ऐसा किरदार है, और स्क्रिप्ट थी। मतलब मैं उनसे मिलकर ही इतना वो हो गया था शिवम सर से, मैंने रात को ही स्क्रिप्ट पढ़ ली। अगले दिन मैंने बोला कि भाई मुझे करनी है फिल्म जी। और कुछ मतलब हफ्ते भर के अंदर ही हमने शूट शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे से पहले शायद कोई और एक्टर फाइनलाइज थे उस कैरेक्टर के लिए, और वो उनका किसी कारणवश मतलब उन्होंने फिल्म छोड़ी, और जिसकी वजह से मतलब वो लास्ट मिनट वाला चीज़ था एकदम से कि यार इस कैरेक्टर को लॉक करना, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जी। और इस तरीके से मेरी एंट्री हुई उसमें, और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग फिल्म द डिप्लोमेट। और जॉन के साथ तो इतना कमाल एक्सपीरियंस रहा, मैं मतलब वो ही इज सच अ स्वीट हार्ट। इतना ज़्यादा मुझे लगा था कि पता नहीं वो कैसे होंगे, और मतलब बड़ा सुपरस्टार एकदम, और वो मतलब कहीं खड़ूस तो नहीं होगा भाई। बट वो बहुत ही मतलब इतना प्यारा इंसान है, और उनके साथ में मुझे इतना मज़ा आया काम करके। आई होप कि हम बहुत सारा साथ में काम करें, मतलब आई रियली वांट टू वर्क विद हिम, एंड आई होप आई गेट टू स्पेंड मोर टाइम विद हिम ऑन द सेट्स एंड ऑफ स्क्रीन ऑफ द सेट एज वेल। नहीं वो कमराडरी दिखती भी है ना वो, मतलब क्योंकि वो इतनी अच्छे एक्टर्स, और आपकी जो इनिंग शुरू हुई है उसके बाद इफ यू सी द ग्राफ ऑफ योर थिंग इवन इन OTT एंड इसमें एक्टर और सुपरस्टार्स मतलब सुपरस्टार्स में जॉन सर तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा 2 फिल्में आपने ऋतिक जी के साथ की हैं, और वो जो दोनों फिल्में मतलब एकदम डिफरेंट ऋतिक हैं, मतलब फाइटर इज टोटली डिफरेंट। विक्रम वेदा, मेरा एक ही बड़ा अफसोस है फाइटर के साथ कि मेरा एक भी सीन मतलब मेरा एक ही सीन था ऋतिक, तो उसमें मतलब मैं ऋतिक के साथ काम नहीं कर पाया जी। वो भी इतना प्यारा इंसान, मैं क्या बताऊं, मतलब ही वाज सो एनकरेजिंग ऑन द सेट्स हमेशा। जॉन मतलब अभी जब डिप्लोमेट के इंटरव्यूज हो रहे थे तो वो हर इंटरव्यू में मतलब मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं जॉन, मतलब यार मुझे कोई ऐसे तारीफ़ करता है मेरे पसीने छूटने लगते हैं। मुझे मतलब समझ में नहीं आता कि ये कैसे उसको हैंडल करूँ, और वो इतना मतलब इतना वार्मली मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ जॉन का कि वो हमेशा जब भी मतलब उन्होंने मेरा जिक्र किया तो मतलब ही हैड गुड थिंग्स टू से अबाउट मी जी। ऋतिक के साथ में भी जब मेरा पहला दिन था, इतना फर्स्ट डे ही उन्होंने एक बड़ा डिफ़िकल्ट सीन मुझे दिया था, और जब वो सीन हुआ तो मतलब ऋतिक ने मुझे कहा कि शारिब आपने यू डिड अ ग्रेट जॉब, और ये वो मैं बहुत खुश था उनके साथ काम करके। ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सपोर्टिव, और ऐसा नहीं था कि मतलब ये क्या कहते हैं उसको लाइनें मतलब शूट पर आके देख रहे हैं, मतलब ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड, पूरी तैयारी के साथ आए थे, और एक एक चीज़ उनको पता थी कि इसके पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, क्या होगा, और हर चीज़ की मतलब माइन्यूटेस्ट डिटेल्स उनके पास मौजूद थी मतलब। जी। तो वो मैं मतलब देख के काफ़ी मतलब उनकी प्रिपरेशन को देखकर काफ़ी दंग रह गया था। जी। तो शारिब भाई एक और चीज़ है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, बिकॉज अगर आपका ग्राफ देखें और जिस तरीके से आपने फिल्में और OTT दोनों में जिस तरीके से बैलेंस किया है एज एन एक्टर, मेरा एक क्वेश्चन बहुत रैंडम हो सकता है,
कि इन दोनों मीडियम में काम करने में डिफरेंस क्या है, वेब सीरीज एंड यू नो दिस काइंड ऑफ सिनेमा, द बिगर सिनेमा? मेरे ख्याल से तो एज एन एक्टर तो मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल, मतलब देयर इज कैमरा ही है सामने और वही एक्टर्स हैं साथ में जी। मतलब जैसा किरदार का की मतलब रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम परफॉर्म करते हैं। जो कैरेक्टर दिया गया है उसको उसी तरीके से निभाते हैं। तो मुझे एज एन एक्टर तो मुझे बिल्कुल कोई मतलब मुझे एक्टिंग करना पसंद है जी। चाहे वो सिनेमा के लिए हो, ओटीटी के लिए हो, टीवी हो। वो मैंने कभी किया नहीं डेली सोप, लेकिन मैं वो भी करूँगा तो मैं एंजॉय करूँगा। और चाहे थिएटर हो, चाहे नुक्कड़ नाटक हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे एक्टिंग करवाओ बस। मुझे उसमें मज़ा आता है, चाहे वो मीडियम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता जी। और हाँ, सिनेमा मेरा पहला प्यार है, क्योंकि बचपन से फिल्में देख देख के जी बड़ा हुआ हूँ। तो एक उसके साथ में एक लगाव है अलग जी, बहुत ही दिल से। और शायद डैड को एक ट्रिब्यूट भी जाता है कि वो सिनेमा के जी बिल्कुल जी। तो वो एक है चीज़। एक जगह और भी बहुत फेमस, कुछ नहीं है। हाँ, एक जगह और भी बहुत फेमस हुए आप इंटरनेट के मीम्स में। हाँ भाईजान, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बहुत, मतलब पैंडेमिक के दौरान तो ये भाईजान बहुत ज्यादा नहीं हो गया है। फिल्मिस्तान की मीम और फैमिली मैन के मीम्स तो मतलब वहाँ पॉपुलैरिटी डिफरेंट लेवल की है। तो मीम में आना मतलब ये कि आप पॉपुलर हो गए। अगर आप मीम का हिस्सा हैं तो वो मीम है ना, बात तो सही है। सो अभी आने वाले टाइम में राइटिंग और डायरेक्शन देख रहे हैं, जिससे आपने एक तरीके से शुरुआत की थी? बिल्कुल बिल्कुल देख रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि मतलब इंशाल्लाह अगले साल ही कुछ वैसे वो तो मेरी इच्छा है जी। यहाँ पे एक फिल्म को या सीरीज़ को डेवलप करने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी अरसा भी गुजर जाता है। और अगर आप नसीब आपके साथ में हैं तो चीज़ें जल्दी भी हो सकती हैं जी। तो मैं अपनी तरफ से ख़ुद को पूरा तैयार करना चाहता हूँ और एक स्क्रिप्ट पे काम करना भी जस्ट स्टार्ट किया है। देखिए वो कहाँ जाती है, किस करवट बैठती है और किस मतलब कौन सी दिशा लेती है जी। तो लेकिन करना है डेफिनेटली, और बहुत जल्द करना है जी। होपफुली अगले साल। बिल्कुल बिल्कुल एकदम मतलब मुझे डायरेक्ट करना है जी, अपनी ही लिखी हुई स्क्रिप्ट को। अब मैंने ये बोलना शुरू कर दिया है जोर जोर से, ताकि वो यूनिवर्स में चीजें मैनिफेस्टेशन में आए और आप फटाफट डायरेक्ट करें। हाँ, मतलब ये रहे कि हाँ भाई अब तो बोल दिया है तो करना है। सो अभी तो खैर 30% हुआ है आपका करियर, अभी तो और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में देखनी है। मैंने स्टार्ट किया है। और अभी तक के सफर को जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लर्निंग यू फील एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन? क्योंकि जैसा आपने बताया, सॉरी इट इज़ बिकॉज आई मे बी सिमिलरली गॉन थ्रू वेरी सिमिलर सिचुएशंस इन लाइफ, कि भाई जब सक्सेस होती है तो बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, जब आपका जब डाउन होता है तो अच्छे आपके आसपास के लोग भी दूर चले जाते हैं। सो क्या आपको आज अभी तक क्या लर्निंग लगी लाइफ को लेकर? बीच में पैंडेमिक भी झेला है। हाँ, मुझे तो मतलब ऐसे लर्निंग जो भी पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि यार ऊपर वाला ने मतलब अगर मुझे तकलीफ़ें दी हैं तो उसका मतलब फल भी दिया है जी जी जी। और यहाँ पर मतलब सब कुछ जो है वो टिके रहने की बात है। अगर इस इंडस्ट्री में, मुझे लगता है कहीं भी आप किसी भी फील्ड में अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो वहाँ जमे रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गेम में खेल ही नहीं रहे तो फिर आप जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो उसके लिए उस वक्त मैदान में रहना, टिके रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो कहना आसान है, वो करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन अगर जो वो कर गया तो उसको उसका एक जुम्मा ज़रूर मिलता है जी। और ये मैंने देखा है। और जितना आप मतलब इंसान अच्छे रहेंगे वो आपको बेनिफिट ही करेगा। मैंने काफ़ी जगहों पर ये भी लोग डायरेक्टर्स ये भी कहते हैं कि यार मुझे ना एक्टर 19 चलेगा, आदमी अच्छा होना चाहिए, आदमी 20-21 होना चाहिए, एक्टर 19 में संभाल लूंगा। बट 99% आप देखिए जितने बड़े एक्टर, जो जितने बड़े आर्टिस्ट हैं ना, दे आर ऑलवेज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। आप देख लीजिए उठा के, बहुत कम लोग होंगे जिनके बारे में आपको लगेगा। उनमें से इरफान भाई, अरे बाप, ही लेफ्ट सो अर्ली, जैसे पर्सनल लॉस हुआ है। पर्सनल लॉस हुआ है, वो लॉस तो बहुत ही पर्सनल लगता है, बिकॉज वो एक कहते हैं ना आराम हराम है, लेकिन वो जितने आराम से वो चीज़ें कर लिया करते थे, एंड इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर द इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल। फ्यूचर में और क्या आ रहा है शारिफ भाई?
अभी इमीडिएटली एक अगर जो भी अभी एक्चुअली मुझे नहीं पता कि पहले रिलीज़ क्या होगा जी। तो एक गुस्ताख इश्क एक फ़िल्म है जिसमें विजय वर्मा, फातिमा सना शेख, नसीर साहब और मैं हम हैं। विभूपुरी ने डायरेक्ट इंटरेस्टिंग कास्ट था। हाँ, बहुत प्यारी फिल्म बनी है वो। मनीष मल्होत्रा साहब ने प्रोड्यूस की है वो। और दो और फिल्में जिनको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन अभी बता नहीं सकता बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट देम जी। बट उनको लेके बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मुझे जी। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं जी। और एक और फिर ऑफ कोर्स सीज़न 3 आने वाला है फैमिली मैन जो मतलब जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है जी। और कुछ और चीज़ें हैं लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही। तो दोस्तों एक्साइटिंग न्यूज़ है कि शारिब भाई उसको लेके एक्साइटेड है, तो क्या होने वाला है तीसरे वाले तोड़फोड़ होने वाला है तोड़फोड़ होने वाली है क्योंकि सीज़न 1 के वक्त सीज़न 1 ने मुझे बहुत प्यार दिया था, सीज़न 2 में वो प्यार दुगना हो गया था जी। तो मुझे लगता है कि सीज़न 3 में वो 3 गुना होने वाला 3 गुना होने वाला है मज़ा भी 3 गुना होने वाला है। जी। शारिब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर थॉट एंड बहुत मज़ा आया बात करके। थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आपके जो तीनों जॉनरा जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं जो आप बहुत सहजता से उसको डक कर जाते हैं, ड्रामा, कॉमेडी एंड थ्रिलर, ये तीनों चीज़ों में यू ऑलरेडी प्रूवन एज एन एक्टर। नाउ वी लुकिंग फॉरवर्ड एक्टर एंड डायरेक्टर एंड राइटर, ये तीनों चीज़ें हम देखना चाहेंगे और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विनीत भाई। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों अभी विनीत भाई के साथ में मैंने एक बढ़िया हार्ट टू हार्ट चैट किया फ्राइडे टॉकीज के चैनल पे। मुझे तो बहुत मज़ा आया बातचीत करने में। आई होप कि आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आए। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी हमारी बातचीत शारिब हाशमी जी के साथ, एक ऐसे अभिनेता जिनका हर किरदार एक कहानी कहता है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मुलाकात होगी एक और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के साथ, सिर्फ सूत्रधार विद विनीत राय पर। धन्यवाद।